हेलो फ्रेंड, वेलकम्स वंस अगेन करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, हम लोग सर्किट को सॉल्व करना, किरचॉफ मेथड, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकालना, ये सभी मेथड को हम लोगों ने सॉल्व किया है। ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं सेल एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ठीक है। अच्छा, सेल और बैटरी में क्या अंतर होता है? सेल होता है सिंगल को और बैटरी क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को क्या बोला जाएगा? बैटरी। और एक सिंगल अगर ले लिए तो सेल हो गया। तो सेल बेसिकली क्या करता है? जस्ट लाइक जब मोटर की तरीके से काम करता है। जैसे अपन पानी को क्या करते हैं? मोटर से ऊपर चढ़ाते हैं और पानी अपने आप नीचे आता है। तो मोटर की तरीके से जो काम है वही काम क्या करता है सर्किट में? सेल करता है। ठीक है ना। तो बेसिकली सेल जो है उसका वर्क क्या हो गया? सेल is a device which convert chemical energy, इसमें इलेक्ट्रोलाइट वगैरह होते हैं ना, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है ना। ऐसे सेल तो कई टाइप के होते हैं। प्राइमरी सेल होता है, सेकेंडरी सेल होता है। ठीक है। सेकेंडरी सेल को अपन चार्ज कर सकते हैं। तो सेल के बारे में हम लोग नहीं पढ़ रहे, बल्कि सेल का सिर्फ वर्किंग क्या है वो जाना। तो सेल इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसमें आयंस वगैरह मूवमेंट करते हैं, तो वही एनर्जी क्या कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है ना। सेल को जो रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, एक बड़े और एक छोटे से, और एक होता है इसका रेजिस्टेंस। ठीक है ना। इसको दिखाते हैं स्मॉल आर से। इसको क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस बेसिकली होता क्या है? जो दो इलेक्ट्रोड के बीच में रेजिस्टेंस होता है, इनफ्लो ऑफ आयंस का जो पोजीशन करता है उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। उसको दिखाते हैं आर से। ये प्लस और ये माइनस, तो ये क्या हो गया? हायर पोटेंशियल, और ये क्या हो गया? लोअर पोटेंशियल। यानी कहने का मतलब कि ये चीज जो हो गई, ये किस पे हो गया? हायर पोटेंशियल पे, और ये किस पे हो गया? लोअर पोटेंशियल पे। ठीक है ना। करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगी? प्लस वाली करंट देती है। तो जनरली जब सेल वगैरह होगा उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है ना। तो फिलहाल सेल को इस तरीके से दिखाएंगे। जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस, अब यहाँ पे देखो तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। यानी कहने का मतलब ये पॉजिटिव एंड और ये कौन सा हो गया? नेगेटिव। ठीक है। जो इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। हम लोगों ने रेजिस्टेंस वर्ड सुना है, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस जो दो इलेक्ट्रोड होते हैं ना, पॉजिटिव एनोड और एनोड होता है और एक कैथोड होता है। तो एनोड और कैथोड के बीच में जो आयंस को मूवमेंट करने में जो अपोजिशन होता है उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस किसके द्वारा प्रोवाइड होता है? प्रोवाइडेड बाय, क्या बताया आपको? प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोलाइट, जो उसके अंदर सोल्यूशन वगैरह रहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। इसका जो ईएमएफ होता है, ईएमएफ ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ईएमएफ का मतलब क्या होता है? व्हाट इज ईएमएफ? ई को बोला जाता है इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। इसको शॉर्ट में नाम देते हैं ईएमएफ। ठीक है ना। इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट वगैरह वही वोल्ट की होती है जो पोटेंशियल ड्रॉप की होती है। ठीक है ना। जो ईएमएफ होता है किसी भी सेल का, ईएमएफ डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन, पहला नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, किस नेचर का लिया गया है? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा होता है मेटल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, किस मेटल का लिया है?
मेटल ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। इस तरह मेटल जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो किस पर डिपेंड करता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको दिखाते हैं अपन, वही बताना है स्मॉल आर से, वही चीज दिखाना है। किस पर डिपेंड करता है भाई, डिपेंड्स ऑन पहला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of electrolyte, मतलब इलेक्ट्रोलाइट कितना ज्यादा डेंस है, कंसंट्रेट है, उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा होता है प्रोपोर्शनली 1 टेम्परेचर के, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। दूसरा है डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड की डिस्टेंस कितना, उसके प्रोपोर्शनली, ठीक है। और कह सकते हैं प्रोपोर्शनल टू 1 यहाँ पे लिख रहे हैं प्रोपोर्शनल टू 1 एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। भाई जनरली क्या होता है सेल में, अपने पास सेल का ऐसे इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसके अंदर प्लेटें पड़ी होती हैं, एक कैथोड होता है एक एनोड होता है, इस टाइप का होता है। इनके बीच का सेपरेशन मान लो D है, इसका एरिया मान लो A है, इससे वायर जोड़ा जाता है, एक मान लो पॉजिटिव एक मान लो नेगेटिव, एक एनोड और कैथोड। तो वही बताया कि कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब जितनी देर सेल लेते जाएंगे करंट तो लिक्विड गर्म होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होता जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड यानी कि D पर डिपेंड करता है। प्रोपोर्शनली 1 एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, यानी जितना कम से कम एरिया होगा उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, इसलिए बड़े एरिया का रखा जाता है। तो हमने आपको यहाँ पे सेल के बारे में बताया है। अब सेल के कुछ टर्मिनोलॉजी बता देते हैं, फिलहाल इसको नोट करिए। तो बेटा इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी आप सेल की बता रहे हैं, ठीक है ना। जैसे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, उनके टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इसका EMF ही है, ठीक है। वही चीज लिया, R लिया, R क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अपन को निकालना है कि इनके बीच में A और B पॉइंट है या इनके इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। बेसिकली सेल के अंदर ही होता है, लेकिन अपन लोग दिखाते कैसे हैं, बाहर है। तो इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमको कहलाएगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, यानी इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को क्या बोला जाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तुमने सेल में देखा होगा, लिखा होता ना EMF इक्वल टू 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट की बैटरी, तो उसका क्या है, वो EMF है, ठीक है ना। तो वह E की वैल्यू होगी। अब इसमें 4 कंडीशन होती हैं। बेसिकली अपन पहले 2 बता रहे हैं। 2 कंडीशन क्या है, व्हेन सेल इज डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग का मतलब कि सेल से हम लोग एनर्जी ले रहे हैं तो फिर सर्किट को फ्लो कर रहे हैं, करंट को, ठीक है। तो इसमें करंट हमेशा ध्यान रखना कि प्लस से माइनस की तरफ करंट रहेगी, तो हमेशा सेल क्या होगा, डिस्चार्जिंग होगा। पहली बात ये समझनी, ठीक है। व्हेन सेल इज चार्ज, जब सेल को चार्ज करते हैं तो मैं देखा होगा, तो इसमें करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी, यानी इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि इसको भी V से दिखाते हैं हम कई जगह पे, ठीक है। तो अब ये सर्किट बना हुआ है, अब A और B पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। हमको इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। अपन वही पहले वाला मेथड चले, माइनस साइन प्लस साइन वाला। यहाँ पे क्या लिखा VA, यहाँ से यहाँ जब जा रहे हैं तो प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं, तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। ड्रॉप को क्या लेंगे, माइनस। करंट के अपोजिट जा रहे हैं, ये क्या होगा, माइनस, ये क्या होगा, प्लस होगा ना, हायर से इसे जा रहा है ना करंट, तो ये कितना हो गया, प्लस आएगा,
इक्वल टू वी बी, बी पॉइंट इधर है। अब इसी को अरेंज कर लिया, बी को इधर लिया, बाकी को इधर ले लिया, तो ये वी ए माइनस वी बी जो है पोटेंशियल डिफरेंस, इसी को तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो कितना होगा ई माइनस आई आर, ये हो गया। अच्छा इन पॉइंट के बीच देखो, इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, आई आर हो रही है। तो ए से बी की तरफ गए तो वी ए लिखेंगे, फिर इधर जाएगा तो माइनस आई आर इधर होगा, ठीक है, और इक्वल टू वी बी, ठीक। तो अपन इसको इधर लेगा, इसको इधर लेगा, तो क्या हो जाएगा वी ए माइनस वी बी इक्वल टू आई आर। यानी कहने का मतलब कि जब सेल डिस्चार्जिंग होगा तो इनके बीच का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर, जो ये वैल्यू होगी वो इसके बीच का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक। सिमिलर वे व्हेन सेल इज चार्जिंग, जब सेल को चार्ज कर रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो गई। अब इसमें भी ए पॉइंट बी पॉइंट ले लिया, इस सेल को बनाया अपन ने, है ना पूरा। अब इसमें कोई पॉइंट लिया वी ए, अब इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सेल में तो करंट की डायरेक्शन देखते नहीं हम लोग, तो ये क्या पड़ रहा है प्लस, ये क्या पड़ रहा है माइनस, तो माइनस ही लिखा। इधर गए तो ये करंट इधर जा रहा है तो ये प्लस, ये माइनस, तो माइनस आएगा इक्वल टू वी बी, और कोई पढ़ नहीं रहा है, इसको इधर ले आया वी ए माइनस वी बी, उन दोनों को इधर ले ई प्लस, यही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा इस केस में। अब इधर पे वही चीज देखें तो ए पॉइंट इधर है, बी पॉइंट इधर है, वी ए से वी बी की तरफ गए हम लोग, ठीक है, तो क्या हो जाएगा वी ए माइनस वी बी की वैल्यू आई आर के बराबर, क्योंकि अब ये करंट इधर किधर को है। समझ में आया? अरे भैया वही सर्किट वाला रूल लगा दिया यहाँ से वहाँ, ठीक है। तो इस केस में ई क्या है ईएमएफ, ई माइनस आई आर क्या है टीपीडी, मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें कोई ईएमएफ और आई आर है, करंट को लेके तो ये दो केसेस हो गए। आगे दो केसेस और बताते हैं, नोट करिए। अब अपन तीसरे केस में चलते हैं। व्हेन सेल इज शॉर्ट सर्किटेड, मतलब दोनों टर्मिनल को जोड़ दिया गया। जब दोनों टर्मिनल को जोड़ेंगे मतलब रेजिस्टेंस जीरो हो गया, ठीक है। इसका मतलब वायर से अपन लोगों ने सेल को जोड़ दिया, या यहाँ से वायर जोड़ दो, बात वही है। इस केस में अगर R की वैल्यू जीरो है तो VA माइनस VB क्या होता था आई आर। इसमें R जब जीरो है तो कहने का तो VA माइनस VB की वैल्यू क्या होगी जीरो होगी, ठीक है, क्लियर। या तो फिर A पॉइंट का पोटेंशियल B पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर होगा, उससे भी समझ सकते हैं। तो अपने पास इसमें अगर देखा जाए तो E माइनस आई आर की वैल्यू क्या हो गई जीरो हो गई, तो यही तो वैल्यू थी ना VA माइनस VB इक्वल टू E माइनस आई आर। तो इसका मतलब E माइनस आई आर की वैल्यू जीरो। तो इस केस में EMF किसके बराबर होगा I इंटू आर, यानी टोटल एनर्जी किसमें खर्च होगी इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करना, यानी पूरी हीट सेल क्या हो जाता है गर्म हो जाता है। तो गर्म क्यों होता है कि उसकी टोटल एनर्जी किसमें खर्च हो रही है उसके इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने। या इस केस में करंट कितनी होगी I इक्वल टू E बाई आर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट सर्किट। अब व्हेन सेल इज इन ओपन सर्किट, ओपन सर्किट मतलब सेल को बाहर निकाल लो, अलग रख लो, सर्किट में जुड़ा ही ना हो। तो जब सर्किट में जुड़ा हुआ तो आर की वैल्यू क्या हो गई इनफाइनाइट, क्योंकि जब जोड़ा ही नहीं रखा जब इनफाइनाइट हो गया। एयर का रेजिस्टेंस क्या होता है इनफाइनाइट होता है। तो इस केस में कोई करंट तो बहेगी नहीं क्योंकि सर्किट ही कंप्लीट नहीं है। तो जब सर्किट कंप्लीट नहीं है तो यहाँ से यहाँ देखेंगे चलेंगे तो VA माइनस E इक्वल टू VB, तो VA माइनस VB की वैल्यू किसके बराबर होगी E के बराबर। यानी कहने का मतलब उस केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा EMF ऑफ सेल। अगर 1.5 वोल्ट दिया हुआ है सेल का EMF तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना होगा 1.5 वोल्ट। लेकिन कब, जब सेल नॉट वर्किंग और नॉट इन यूज इन द सर्किट, ठीक है ना। तो ये चारों कंडीशन बताइए आपको। अब इसी में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस देखना है कि कब ज़्यादा है कब कम है कब E के बराबर है। तो देखो पहले केस में क्या था, पहले केस में क्या था भाई, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसके बारे में बता देते, चारों केस का एक साथ बता देते। तो हम लोगों ने चारों केस देखे। पहला कौन सा था डिस्चार्जिंग का, दूसरा कौन सा था चार्जिंग का, तीसरा कौन सा था शॉर्ट सर्किट का, तीसरा चौथा कौन सा था ओपन सर्किट का। तो अब यहाँ पे जो यही तो TPD है VA माइनस VB, यही तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है।
तो E माइनस आई आर के बराबर। इसका मतलब जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो E से कम होगा कि नहीं कम होगा? भाई माइनस कर रहा है ना, माइनस करने के बाद ही तो बराबर आ रहा है। इसका मतलब E से क्या होगा? कम होगा जब डिस्चार्जिंग करेंगे। E प्लस आई आर है, इसका मतलब E से वैल्यू क्या होनी चाहिए? E से वैल्यू उसकी ज़्यादा होनी चाहिए। कब केस में? चार्जिंग के केस में। जब शॉर्ट सर्किट किया है तो TDP BA माइनस VB की वैल्यू क्या आ रही थी? 0 आ रही थी। देख लीजिए तीनों केस का, तीसरे केस का। तो मतलब 0 कब होगा? जब शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए। क्योंकि भाई शॉर्ट सर्किट किया तो भाई A पॉइंट का पोटेंशियल और B पॉइंट का पोटेंशियल दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी उनका डिफरेंस क्या होगा? 0 होगा। तो शॉर्ट सर्किट का केस हो गया। ठीक, ओपन सर्किट में बराबर आ रहे हैं दोनों, इक्वल टू E के बराबर, यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के ये 4 केसेस हैं जो कब E से ज़्यादा, E से कम और E के बराबर और E से E के 0 बराबर। ठीक है ना? तो ये 4 केसेस हैं। जब डिस्चार्जिंग होगा तो EMF से कम होगा, चार्जिंग होगा EMF से ज़्यादा होगा, शॉर्ट सर्किट होगा तो 0 होगा, ओपन सर्किट होगा तो E के बराबर। ठीक है ना? तो इस वीडियो में आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के ऑफ सेल के बारे में बताया। जब सेल्फ सर्किट में यूज हो या बाहर हो तब EMF से वैल्यू कम होगी कि ज़्यादा होगी। ठीक है ना? नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, तो अब हम लोग बढ़ते हैं कम्बिनेशन ऑफ सेल। अब कम्बिनेशन ऑफ सेल कई तरीके से हो सकते हैं। जैसे कई सारे सेल दिए हैं, इनका EMF अलग अलग है, रेजिस्टेंस भी अलग अलग है। उनको 3 तरीके से जोड़ सकते हैं। यानी कि पहला सबको सीरीज में जोड़ दिया जाए, ठीक है, या तीनों को पैरेलल में जोड़ दिया जाए, या कुछ सेल को सीरीज में जोड़े कुछ सेल को पैरेलल जोड़े, तो मिक्स कॉम्बिनेशन दिया जाएगा। ठीक है ना? तो हम लोगों ने ये माना, पहला लेके चलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ये हम लोगों ने मान लिया कि 3 सेल लगे हैं, हो सकता है इन सेल लगे हों। ठीक है, तो इस सब की पोलैरिटी हमने जोड़ दी। पॉजिटिव नेगेटिव, इसका E1 है, इसका R1, इसका E2 R2 E3 R3 और एक बाहर रेजिस्टेंस R लगा। इसमें मान लो करंट फ्लो हो रही है I। ठीक है, अब इसका अगर इक्विवेलेंट खींचें तो देखो ये सभी एक सोर्स ऑफ एक बैटरी कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? भाई सबको जोड़ दिया गया। तो इसमें क्या हो गया कि सेल का इक्विवेलेंट कितना होगा, यानी इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब सबके कॉम्बिनेशंस। ठीक है ना? क्लियर है? और इस सब का इंटरनल रेजिस्टेंस का सम कितना हो गया? R इक्विवेलेंट। तो सर्किट कुछ इस टाइप का बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? मान लो रेजिस्टेंस R है, अब इसमें करंट I फ्लो हो रही है। कितनी फ्लो हो रही है? I। तो हमको A और B पॉइंट्स मान लिया, इसमें हमको करंट निकालना है कितनी I की करंट। ठीक है ना? अगर अब यहाँ पर देखो जो इक्विवेलेंट होगा, ध्यान से देखना बेटा, देखो सबका प्लस माइनस जुड़ा है। अगर जो अपोजिट पोलैरिटी होगी तो उसको माइनस कर देना, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है ना? तो इस केस में क्या हो जाएगा? E1 प्लस E2 प्लस E3 इक्विवेलेंट हो गया। अच्छा, रेजिस्टेंस क्या होगा? R इक्विवेलेंट। सबको जोड़ दिया जाए, यानी कि R1 प्लस R2 प्लस R3, सबका रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, तीनों आ गए। ठीक है, अब हम लोग कर सकते हैं कि कंडीशंस लगाया, वही इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट आ गया। अब हम लोग क्या लगाएं? अब इस पॉइंट पे देखें, यहाँ से वहाँ तक जाएं, B तक, या A से चले A पर ही आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इस सर्किट पे अगर करंट निकालना, करंट कितनी होगी? पहले निकालना है करंट, यानी I की वैल्यू। ठीक, तो क्या हो जाएगा? देखो VA माइनस IR, इधर से घूम के जा रहे हैं हम लोग, ऐसे घूम के जा रहे हैं मान लो। ठीक है, माइनस IR माइनस I R इक्वलेंट प्लस E इक्वल टू हुआ क्या नहीं हुआ? A से चले A पर पहुंच गया। अब देखो A वाला पॉइंट कर दिया, तो E की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? E इक्वलेंट है ये, तो E इक्वलेंट कितना आएगा? I R प्लस I R इक्वलेंट, इससे I कॉमन ले लो, तो कितना आ जाएगा? R प्लस R इक्वलेंट इक्वल टू E इक्वलेंट, यानी I की वैल्यू कितनी होगी?
इक्वलेंट हम लोगों ने यहाँ पे निकाल ही दिया है सबको, डिवाइडेड बाई आर इक्वलेंट प्लस ये आ गया करंट सर्किट में, ठीक है ना। तो अगर सीरीज पैरेलल का है, अगर मान लेते हैं सपोज दैट उसी में पोलरिटी E2 की चेंज है तो यहाँ पर माइनस E2 हो जाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस प्लस में ही रहेंगे, इंटर रेजिस्टेंस हमेशा जुड़ेंगे, कभी माइनस नहीं होंगे, ठीक है ना। तो अगर दो सेल दिए हैं तो E1 प्लस E2 या E1 माइनस E2, ठीक है ना, जो भी चीज़ नोट कर लीजिए। फिर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते कितना आएगा इसके बीच में। तो हम लोगों ने करंट निकाला था I इक्वल टू E इक्वलेंट अपॉन R इक्वलेंट प्लस R। अब हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, ठीक है ना, या फिर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है सेल के बीच का। मान लो ये करंट यहाँ से यहाँ जा रही है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया भाई, ए से बी की तरफ चले, VA माइनस E इक्वलेंट प्लस IR इक्वलेंट इक्वल टू VB, ठीक है। इसको इधर ले, इसको इधर ले, तो E इक्वलेंट इक्वल टू IR इक्वलेंट, I की वैल्यू हमने उठा के इससे रख दी यहाँ पर। जब इससे रखा तो देखो E इक्वलेंट अपॉन R इक्वलेंट प्लस R इंटू R इक्वलेंट, इससे E इक्वलेंट कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 1 माइनस R इक्वलेंट अपॉन R इक्वलेंट प्लस R, ठीक है। यहाँ पर एलसीएम ले लिया तो क्या बचा, R इक्वलेंट प्लस R, तो क्या आ जाएगा R इक्वलेंट प्लस R माइनस R इक्वलेंट, R इक्वलेंट कट गए तो क्या बचा, E इक्वलेंट अपॉन R इक्वलेंट प्लस R अपॉन इंटू R। अब देखो यहीं पर यही करेंट तो IR है, तो VA माइनस VB क्या होता था, IR होता था, नहीं होता था, वही चीज तो हुआ इक्वलेंट अपॉन R इक्वलेंट प्लस R इंटू R। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में आ गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लो सबका EMF अगर E है, इसी में अगर सबका EMF मान ले E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E3 है, मान लो सबका बराबर है, मान लो E के बराबर, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 सबका बराबर है, तो क्या हो गया R के बराबर। यहाँ पर E इक्वलेंट कितना आ जाएगा, नोट डाल के लिख सकते हैं इसको, E इक्वलेंट की वैल्यू NE हो जाएगा, NE मतलब सॉरी NE मतलब सब जगह ये रख दिया तो NE हो गया। इस तरीके से R इक्वलेंट कितना हो जाएगा, NR मतलब ये दोनों जो चीजें हैं, N मतलब N क्या है, नंबर ऑफ सेल जितने लगे होंगे वो सब हो जाएंगे। अगर अलग अलग है तो भाई इससे लगाना पड़ेगा। तो ये दोनों फार्मूले आ गए, और ये आपका I इक्वलेंट निकालना और R इक्वलेंट निकालना, समझ में आया कि नहीं आया। तो अगर सबका E है, 2 सेल जुड़े हैं तो 2E हो गया, 3 सेल जुड़े हैं तो 3E हो जाएगा, लेकिन सबका बराबर होना चाहिए, और R इक्वलेंट सबको जोड़ते जाओ उसी हिसाब से, ठीक है। तो ये सब सीरीज कॉम्बिनेशन की चीजें थी। अब हम लोग बढ़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलिए देखिए इसको, अब हम लोग पढ़ रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। मान लो सभी सेल को पैरेलल ही जोड़ दिया गया, मान लो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये माइनस ये माइनस ये माइनस, इसका R1 इसका R2 इसका सभी पैरेलल ही जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। मतलब यहाँ से आई करंट फ्लो हो रही है, R में आई, यहाँ पॉइंट मान लो A और B, ऐसे भी जुड़े हो सकते हैं, तीनों एक साथ भी जुड़े ऐसे भी जुड़ सकते हो ऐसे, ठीक है ना। मतलब इसी चीज को ऐसे भी अगर जुड़ा है तब भी पैरेलल ही होंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। कैसा भी जुड़ा हो उसके हिसाब से, जैसे मान लो इससे जुड़ा होगा तब भी वही चीज आएगी जो इसमें। इन सब का कॉम्बिनेशन का एक इक्विवेलेंट निकाल लिया, इसका सबका R1 R2 R इक्विवेलेंट निकालना तो सर्किट इस टाइप का बन जाएगा। देखो पहले की तरह हो गया, यानी कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस यही होगा जो अपन ने सीरीज में निकाला। अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट और E इक्विवेलेंट निकालना मेन है। तो देखो R इक्विवेलेंट निकालने के लिए जो पहली चीज है, ध्यान से देखना बेटा, ये सभी रेजिस्टेंस देखो पैरेलल में जुड़े हैं, तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता था, 1/R1 1/R2 1/R3 होता था, वही रख दिया। जो इक्विवेलेंट होगा वो थोड़ा सा ध्यान से समझो, है ना। E1/R1 E2/R2 जो इसके साथ जुड़ा हुआ,
बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ध्यान रखना, गलत नहीं होना चाहिए। सर्किट इसी तरीके से आते हैं, E1 अपॉन R1, E2 अपॉन R2, E3 अपॉन R3, और नीचे क्या आएगा, डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई 1 अपॉन R1, जो चीज निकालो 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R2। ध्यान से समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ पॉइंट? ये आई और BAB तो समझ में आ गया। अगर इसमें इसी चीज को देख लेना है यहाँ पर, अगर इसी चीज में ये चीज तो आपने देख लिया, इक्विवेलेंट ये होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर इसकी पोलरिटी मान लो इसकी चेंज है, चाहे इसकी चेंज है, चाहे उसकी चेंज हो, किसी की भी चेंज हो, अब मान लो E2 वाले की पोलरिटी मान लिया, यहाँ पे स्टार लगा के लिख लो, लेट पोलरिटी ऑफ, किसी का भी मान लो, पोलरिटी ऑफ E2 आर इंटरचेंज। इंटरचेंज मतलब एक्सचेंज कर दिया, एक्सचेंज क्या है, चेंज के कुछ भी सुनो। तो उस कंडीशन में ये जो प्लस वाला साइन है, तो जब इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कितना होगा, E1 बाई R1 तो रहेगा ही, यहाँ पर ये माइनस साइन, बस और कोई अंतर नहीं आएगा, डिवाइडेड बाई वही रहेगा 1 अपॉन R। अब तो यहाँ भी माइनस, यहाँ नहीं माइनस, यहाँ पर प्लस ही होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? क्लियर है नहीं क्लियर? अब जितने भी सेल लगे लगा डालो, ठीक है ना। अगर इसमें कंडीशन ले ली कि अगर सभी सेल की पोलरिटी सेम है, आइडेंटिकल सेल, सभी सेल आइडेंटिकल है, तो सबका E1 E2 E3 सबका बराबर होगा। तो जितने सेल लगे हैं, चाहे 2 लगे हो, चाहे 3 लगे हो, चाहे 4 लगे, आइडेंटिकल है, तो इक्विवेलेंट E के बराबर, किसी भी एक सेल के बराबर। समझ में आया? लेकिन E1 E2 अलग अलग नहीं होना चाहिए। अगर E1 E2 अलग है तो फिर ये कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर सभी सेल की EMF सेम है तो हम लोग E के बराबर कर सकते हैं। R इक्विवेलेंट क्या होगा, हमने बताया था ना, पैरेलल में R बाई N, अगर n आइडेंटिकल 3 है तो R बाई N, R बाई 3, 2 है तो 2 ब्रांच है तो R बाई 2, जो भी। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंट की जगह E रख दिया, R इक्विवेलेंट की जगह R बाई N रख दिया, तभी से ठीक है ना। तो इसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है, ये ध्यान रखना, पहला पॉइंट, ठीक है ना, क्लियर है। लेकिन अब हम लोग जो सॉल्व करने वाले हैं, अगर 2 ब्रांच दी हुई है, ज्यादातर वही आती है, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे एक और इसका PTR पॉइंट बताते हैं। अब हम लोग ने कई सेल के देख लिए थे, जो क्वेश्चंस अपना आता है, मेन चीज वही है, नेट में आते हैं इस तरीके के, बाकी जेई में आपको प्रॉपर मेथड से जाना पड़ेगा, ठीक है ना। वही चीज बताई थी, नेट के लिए है भाई साहब, पैरेलल सेल के लिए पहला पॉइंट बताया, दूसरा पॉइंट बता रहा हूँ, पैरेलल सेल। जैसे मान लो 2 सेल जुड़े हैं, ये भी प्लस है, ये भी माइनस, ये प्लस, ये माइनस, 2 सेल जुड़े हुए हैं R1 R2 के, तो अपना फार्मूला वही था। तो इस केस में R इक्विवेलेंट कितना होगा, 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2। तो ये चीज आती कि नहीं आती, यानी R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई। इससे रख के निकालो R इक्विवेलेंट, फार्मूला अपना वही लगाना, क्या लगेगा, वही I इक्वल टू क्या बताया था, इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट प्लस R। ये चीज अपने को लगाना है, यूज करना है, ठीक है ना। देखो जो इक्विवेलेंट था तब तो सेल फॉर्म किया, E1 अपॉन R1, E2 अपॉन R2, 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2। नीचे अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, R1 R2 आएगा, तो R2 का मल्टीप्लाई इसके साथ, R1 का मल्टीप्लाई इसके साथ, ये चीज आ जाएगी नहीं आ जाएगी। नीचे भी करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये चीज आएगी R1 R2, R1 प्लस R2, ठीक है, R इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, वही R इक्विवेलेंट R1 R2, और ऊपर क्या आ जाएगा R1 प्लस R2। तो R1 R2 दोनों तरफ से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, मतलब ये चीज, ये अपना फार्मूला आएगा, ठीक है ना बेटा, ध्यान से समझना, क्लियर। इक्विवेलेंट। अब इसी में अगर 2 बराबर हैं, E1 E2 बराबर है तो E के बराबर, R1 R2 R के बराबर, तो जो इक्विवेलेंट आएगा इसी फार्मूले में रख दिया, ER प्लस ER अपॉन 2R, ये कितना हो 2ER अपॉन 2R इक्वल टू E।
वही बताया था ना कि अगर n सेल जुड़े हुए हैं तो उसका ईएमएफ 1 सेल के बराबर है। अब इसी में अगर पोलरिटी चेंज हो, मान लो E2 की पोलरिटी चेंज है, ठीक है ना, ध्यान से समझना। तो ये E1 है, ये E2 है, इसमें देखना कि E1 बड़ा है कि E2 बड़ा है, माइनस तो आएगा, लेकिन किससे किसको माइनस करना ये ध्यान रखना है। तो अगर E1 की वैल्यू बड़ी है E2 से तो हमको E1R2 माइनस E2R1, अगर E2 की वैल्यू E1 से बड़ी है तो फिर ये माइनस ये कर देना, बस और कुछ नहीं। समझ में आएगी? तब करंट हमारी इधर से फ्लो होगी और कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग ने आज की जो वीडियो में जो बात बताई, कम्बिनेशन ऑफ सेल का पूरा टर्मिनल पुडिंग सेल क्या होता है, पैरेलल कम्बिनेशन क्या है, सीरीज कम्बिनेशन क्या है, सेल का कैसे निकालना है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बेटा इसी में लिखा हुआ है। इसी के बेस पर अगर पढ़ लोगे, ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर उसमें कुछ हम लोग आगे कॉन्सेप्ट यानी कि कुछ क्वेश्चंस वगैरह देख लेंगे, आगे के कॉन्सेप्ट कराएंगे। यह से बराबर हम लोग लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं जो सेल का है। इसके बाद इंस्ट्रूमेंटी चालू होते हैं, वो आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, थैंक यू।